हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुन ले पीहू की बच्ची, अगर तूने मेरे पैरों की मालिश और मेरे कमरे की सफाई नहीं की ना तो तुझे मैं गरम इस्त्री के झटके दूंगी और तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, समझी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बात मानूंगी। आपके कमरे की सफाई और आपके पैरों की मालिश भी करूंगी। ये हुई ना बात। मालविका पीहू की सौतेली माँ होती है जो उसके साथ बहुत अत्याचार किया करती, लेकिन पीहू मालविका के डर के कारण अपने पिता अंकुश से कुछ कह नहीं पाती। अंकुश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। मालविका घर में नौकर होने के बावजूद भी पीहू पर अत्याचार किया करती। अंकुश, आज तुम्हारी और मेरी 1 महीने की एनिवर्सरी है, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी। आज हमारी शादी को पूरे 1 महीने हुए हैं। आज हम दोनों साथ में डिनर पर जाएंगे। मैंने तुम्हारी प्राइवेट सीट्स बुक कर दी हैं। रूफ टॉप होगा और वहाँ आसपास हमारे सिवा कोई नहीं होगा। एकदम रोमांटिक माहौल होगा। लेकिन मालविका, हम पीहू को घर पर अकेला भी नहीं छोड़ सकते ना। पीहू भी हमारे साथ इस छोटे से सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेगी। चलो पीहू, जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। लेकिन अंकुश की बात मानकर पीहू अच्छी सी फ्रॉक पहनकर तैयार हो जाती है और वो तीनों डिनर पर जाते हैं। लेकिन मालविका को अंकुश और उसके बीच पीहू का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसका गुस्सा वो पीहू पर अत्याचार करके निकालती। 1000 बार बोला है तुझको कि तू अंकुश और मेरे बीच में नहीं आएगी। मुंह में दही जमाए रखती है क्या तू अपने? हैं, जब वो कुछ बोलता है तो तुझे उसे मना क्यों नहीं करना आता? बता। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार से मैं पापा की बात नहीं सुनूंगी और आपका कहना ही मानूंगी। लेकिन आज तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी, क्योंकि जब तक तुझे सजा नहीं मिल जाती तब तक तेरी अकल ठिकाने कहाँ आती है। ये ले। मालविका पीहू को लकड़ी से मारती है। पीहू दर्द से कराहते हुए चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मालविका पर कुछ असर नहीं होता। वो बेरहमी से पीहू को मारे जाती है। ये ले। मत मारिए, मत मारिए मुझे। अब ये सारे चोट के निशान ठीक होने तक अंकुश के सामने फुल हाथ वाले कपड़े पहन कर आना। ठीक है। पीहू को मूर्तियों को पेंट करना बहुत पसंद था। वो अपने फ्री टाइम में मूर्तियों को ही रंगते। मालविका को अब कैसे भी करके पीहू को घर से बाहर निकालना था, ताकि वो अंकुश के साथ चैन से पूरी जिंदगी बिता सके और उसकी पूरी जायदाद पर मालविका का हक हो। जो मैं कह रही हूँ, अगर तूने वैसे नहीं किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं अपने ही पापा को झूठ बोलकर इस घर से बाहर निकलूं? मैं कहाँ जाकर रहूंगी आंटी? मेरा तो इस दुनिया में मेरे पापा के सिवा कोई है भी नहीं। मेरी मम्मा भी इस दुनिया को छोड़कर गॉड जी के पास जा चुकी है। वो सब मैं नहीं जानती। तुझे तो यहाँ से निकलना ही होगा, वरना मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। मालविका अंकुश के सामने ड्रामा करती है। अंकुश, वो पीहू ने मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझ पर हमला किया, वो भी चाकू से। अंकुश, मुझे बचा लो अंकुश। काम डाउन मालविका, घबराओ मत। ये लो, ये पानी लो। पीहू, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने मालविका आंटी पर हमला किया? तुमने इन्हें जान से मारने की कोशिश की? बोलो पीहू। हाँ, मुझे ये औरत नहीं पसंद, इसीलिए मैंने इसे मारने की कोशिश की। और तू भी लंगूर ही है। आई हेट यू बोथ। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। मालविका ने पीहू को एक पेपर पर ये डायलॉग लिख के दिए थे, जिन्हें पीहू नाटक करते हुए बोलती है, और ये सब अंकुश को सच लगता है और वो गुस्से में आकर बेचारी पीहू को घर से बाहर निकाल देता है। पीहू बेचारी अब बेसहारा हो चुकी थी। वो दर दर भटकने लगती है, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं होता। वो 3 दिन तक भूखी ही रहती है और रोजाना सड़क पर सोती है। उसे भूख तो लगती है, लेकिन वो रो रो कर चुप हो जाती है। कहाँ
काश आज मम्मा होती तो वो मुझे इस हालत में कभी नहीं छोड़ती। मम्मा, आई मिस यू। आप मुझे क्यों छोड़कर गई मम्मा? देखो आपकी पीहू का क्या हाल कर दिया उस मालविका आंटी ने। गॉड जी, मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है, बहुत तेज ठंड भी लग रही है। तभी वहां पर मनमोहन पंडित जी आ जाते हैं और पीहू को इस अवस्था में देख घबरा जाते हैं। अरे पीहू, बिटिया ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम यहाँ सड़क पर क्या कर रही हो? वो पंडित जी। पीहू मनमोहन पंडित जी को सिर्फ इतना बताती है कि अंकुश ने उसे घर से बाहर निकाला है। वो उसे ये नहीं बताती कि कैसे मालविका ने उस पर अत्याचार किया। मनमोहन पीहू को अपने घर ले जाकर उसे खाना खिलाता है और फिर कुछ पैसे भी देता है। पीहू उन पैसों से मूर्ति बनाने का और पेंटिंग का सामान खरीदती है और फिर भगवान की मूर्तियां बनाकर उन्हें पेंट करके वो बाजार की सड़क पर बैठकर उन्हें बेचती है। अरे वाह बेटी, ये छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। बेटी मुझे ये दे दो ना। जी काकी, अभी देती हूँ। अरे भाई पीहू, तुम तो रोशनी की दोस्त हो ना। तुम स्कूल और घर छोड़कर ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा तो इतने अमीर हैं, फिर तुम यहाँ बाजार में सड़क पर बैठकर ये मूर्तियां क्यों बेच रही हो? अंकल, पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। आपको ये मूर्ति खरीदनी है तो बोलो ना, मैं आपको अच्छी से अच्छी मूर्ति दूंगी। पीहू बहुत मेहनत और मशक्कत करके पैसे कमाती और अकेले ही अपना जीवन यापन करती। एक दिन मालविका जानबूझकर तेज रफ्तार से कार में सवार होकर बाजार में आती है और पीहू को गाड़ी से ठोककर आगे निकल जाती है। पीहू एक्सीडेंट से पहले मालविका की शक्ल देख लेती है। गांव वाले पीहू को हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब पीहू को होश आता है तभी पीहू डॉक्टर और मालविका को आपस में फुसफुसाते हुए सुनती है। इस पीहू को भी वही इंजेक्शन देना जो इसकी स्वर्गवासी माँ को दिया था, जिसके बाद वो मर गई थी। ये लो तुम्हारे पैसे। ओके मालविका जी, आपका काम हो जाएगा। थोड़ी ही देर में इस लड़की की मौत फिक्स है। पीहू ये सब वहां पड़े एक फोन में चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है। मैं जानती थी कि मालविका आंटी ने ही मेरा एक्सीडेंट किया है और अब एक और सच मुझे पता चल गया है कि यही मेरी माँ की कातिल है। मुझे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस अंकल को ये रिकॉर्डिंग दिखानी होगी। खून से लथपथ और पांव में गहरी चोट होने के बावजूद भी पीहू जैसे तैसे हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस ऑफिसर को वो रिकॉर्डिंग दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर अंकुश को पीहू के रूम में एक छोटा कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है, मुझे ये औरत नहीं पसंद, इसलिए मैंने इसे मारने की कोशिश की और तू भी लंगूर ही है। आई हेट यू बोथ। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। अरे ये सब तो पीहू के शब्द हैं जो उसने मुझ पर और मालविका पर इस्तेमाल किए थे। थोड़ी ही देर में अंकुश को पुलिस हॉस्पिटल बुलाती है और मालविका की सारी सच्चाई अंकुश के सामने आ जाती है। मालविका ये कबूल करती है कि उसी ने डॉक्टर को पैसे दिए थे पीहू की सगी माँ को इंजेक्शन देने के लिए, जिससे उसकी मौत हो गई और मालविका ने अंकुश को अपने प्यार में फंसा लिया। उसके पैसों के लिए वो पीहू के साथ अत्याचार करती थी। पुलिस मालविका और उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेती है। पीहू, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें नहीं समझा। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ इतना अत्याचार करती रही और तुम सहती रही। आ जाओ मेरी बच्ची, अब पापा तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं होने देंगे। आई लव यू पापा। आई लव यू टू मेरी प्रिंसेस। इस तरह अंकुश और पीहू दोनों बाप बेटी एक हो जाते हैं और अंकुश पीहू को ज्यादा से ज्यादा वक्त देता है और उससे खूब प्यार करता है। रेलवे स्टेशन पर मुंबई की लोकल ट्रेन आकर रुक जाती है और तभी अनिरुद्ध तुरंत ट्रेन में घुस जाता है और चने बेचने लग जाता है। चने चने नमकीन मसालेदार तीखे चने, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। चने चने, बनाइए अपनी ट्रेन यात्रा को और भी मजेदार। चने ले लो चने। अरे ओ चने वाले, कितने का दिया? साहब
5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। चल ठीक है, 5 रुपए के चने दे दे। फ्रेश है ना, वरना पता चला यात्रा के दौरान पेट में गड़बड़ हो गई। अरे नाना साहब, ये चने एकदम फ्रेश हैं, ये लीजिए। अरे भाई, मुझे भी 10 रुपए के दे दो, ये लो पैसे। मुंबई शहर में रहने वाला अनिरुद्ध लोकल ट्रेन में चने बेचकर पैसे कमाता और उन्हीं थोड़े बहुत पैसों से अपना जीवन यापन करता। उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता सिवाय उसकी धर्मपत्नी भावना के। अनिरुद्ध जी, क्या हुआ? आजकल आप शाम को घर लौटते हो तो आपका चेहरा बुझी हुई ट्यूबलाइट की तरह होता है। कोई बात है क्या? बताइए ना। भावना, वो दरअसल पिछले कुछ दिनों से धंधा बहुत ही कम हो रहा है। उतनी कमाई नहीं हो पा रही है जितनी पहले हुआ करती थी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। अनिरुद्ध जी, इतनी चिंता मत कीजिए। काम में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। आप बस अपनी पूरी निष्ठा और लगन से चने बेचिए। अनिरुद्ध रोजाना मुंबई की लोकल ट्रेनों में चने बेचता और वो कड़ी मेहनत करके सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता। कुछ दिनों बाद भावना गर्भवती हो जाती है, जिस खबर को सुनकर अनिरुद्ध देसी घी की मिठाई लाता है और भावना और अपना मुंह मीठा करता है। अरे मुबारक हो भावना, तुम माँ और मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ अनिरुद्ध जी, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। आखिरकार अब हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। भावना, काश आज माँ और पापा जिंदा होते। वो दोनों इस खबर को सुनकर बहुत खुश होते। खैर, लेकिन मैं अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। और तुम अब कुछ काम नहीं करोगी। सफाई से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम मैं ही करूंगा। ठीक है, पता है कितना अच्छा खाना बनाते हो आप। एक ढंग की गोल रोटी तो बना नहीं पाते और बात करते हैं। अरे, तुम मुझे चैलेंज मत दो। ये बाप अपने होने वाले बच्चे के लिए और ये पति अपनी गर्भवती पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। अनिरुद्ध और भावना की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। अगले दिन जब अनिरुद्ध चना बेचने रेलवे स्टेशन जाता है तभी अब मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे कंधे पर मेरे होने वाले बच्चे की भी जिम्मेदारी है। मुझे उसे हर वो खुशी देनी है जो मुझे कभी नहीं मिली। भगवान जी, मेरा साथ दीजिएगा। मेरे जीवन के इस नए अध्याय में मेरा साथ दीजिए भगवान। अनिरुद्ध जी तोड़ मेहनत करने की ठान लेता है, लेकिन तभी वहां पर एक रेलवे विभाग के ऑफिसर आते हैं और वो अनिरुद्ध से कहते हैं, बस बहुत हुआ तेरा नाटक चने वाले। अब तू अपने ये चने अपने अपने घर जाकर बेच, रेलवे स्टेशन पर नहीं। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ट्रेनों में चने बेचता हूँ क्योंकि गांव में कहीं भी ठेला या लारी लगाने के लिए सरपंच जी को पैसे देने पड़ते हैं। आधी कमाई तो वहां ही चली जाती है। इसलिए तू यहाँ ट्रेन में मुफ्त में चने बेचने आता है? अगर तू आज के बाद, इनफैक्ट अभी इस समय के बाद ट्रेन में चने बेचने गया तो तुझे मैं या कोई और नहीं, सीधा कानून देख लेगा। ट्रेन को बस मार्केट समझ रखा है। चल निकल यहां से, बेवकूफ कहीं का। लेकिन साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। अनिरुद्ध को रेलवे विभाग ट्रेन में चने बेचने से मना कर देती है और अब उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब मैं क्या करूं? ट्रेन में चने नहीं बेच सकता और गांव में भी नहीं। अगर मेरी दुकान हो तो ही मैं चने बेच पाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिरुद्ध अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है। वो हिम्मत जुटाकर सड़क पर चने बेचने जाता है। चने ले लो, चने, नमकीन मसालेदार चने, चने ले लो, चने। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। चने खा लो, चने ले लो। अनिरुद्ध 1 घंटे तक गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहता है, लेकिन 1 घंटे में सिर्फ 2 ग्राहक ही आते हैं। आस पड़ोस के दुकान वाले सरपंच को फोन मिलाकर अनिरुद्ध के सड़क पर चने बेचने के बारे में बता देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर सरपंच के आदमी आकर अनिरुद्ध को बहुत पीटते हैं। मत मारो मुझे, अरे मत मारो। क्यों रे छछूंदर, तुझे पता नहीं क्या? गांव में सड़क पर सरपंच जी की अनुमति के बगैर और सरपंच जी के पैसे देने के बिना कोई भी सड़क पर कुछ नहीं बेच सकता। अब तो तुझे हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आइंदा से तू सड़क पर चने बेचते हुए दिखा तो तुझे मार मार कर तेरा भरता बना दूंगा। समझ गया?
लल्लू कहीं का, चल भाग यहाँ से। वो सरपंच के आदमी अनिरुद्ध को वहां से भगा देते हैं और तो और उस बेचारे के चने को भी कुचल कर फेंक देते हैं। अनिरुद्ध को बहुत चोटें आती हैं, जिन्हें देखकर भावना बहुत घबरा जाती है। अनिरुद्ध जी, आपको ये क्या हो गया? आपको इतनी चोट कैसे लगी? आप तो सड़क पर चने बेचने गए थे ना? तो फिर एक मिनट, कहीं सरपंच के आदमियों ने तो आपका ये हाल नहीं किया ना? हाँ भावना, सरपंच के आदमियों ने ही मेरा ये हाल किया है। चने का सारा माल भी फेंक दिया उन्होंने। मेरी ही गलती है। मुझे पता था कि सड़क पर सरपंच जी को पैसे न देकर कुछ बेचा तो फिर यही अंजाम होगा, लेकिन मजबूरी के चलते मैंने ये जोखिम उठाया। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? देखिए कितनी गहरी चोटें आई हैं आपको। देखिए तो आप भी ना, सच में। भावना फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अनिरुद्ध की मरहम पट्टी करती है। अनिरुद्ध अब नया काम ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि घर पर रहकर वो भावना और अपने आने वाले बच्चे को नहीं संभाल पाता। नौकरी ढूंढने के लिए बहुत कठिन प्रयास करने के बाद भी उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। वो निराश होकर घर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसे हंसराज काका मिल जाते हैं, जो उसके स्वर्गवासी पापा के परम मित्र थे। अरे अनिरुद्ध बेटा, तू कैसा है? भावना बहू कैसी है? सब कुछ कुशल मंगल है ना? हंसराज काका को देखकर अनिरुद्ध रह नहीं पाता और उनके गले पड़कर रोने लगता है। अनिरुद्ध उन्हें ये सब कुछ बता देता है, जिसके बाद चुप बेटा, शांत हो जाओ। मैं हूं ना, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एक दुकान है जो अभी बंद हो गई है, उसे मैं तेरे नाम पर कर देता हूं। फिर तू वहां पर चने बेचना और पैसे कमाना। नहीं काका, मुझे इतनी बड़ी मदद मत कीजिए। अरे मदद नहीं कर रहा पगले, तू जो भी पैसे हैं वो किश्तों में चुका देना, लेकिन तू इस सब के लिए मना मत कर। तेरे कंधों पर तेरी बीवी और आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी है। धन्यवाद हंसराज काका, आपका बहुत बहुत आभार। अरे अनिरुद्ध मेरे बच्चे, मैं तेरे पिता समान ही हूं और तू मेरा बेटा है, इसलिए जब भी कोई मदद चाहिए हो मेरे पास आ जाना और हक से जो चाहिए वो मांगना। अनिरुद्ध अब उस दुकान पर चना और तरह तरह की डिशेस जैसे चना मसाला, चना चाट और चना सलाद बेचता है, जिससे उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। 9 महीनों बाद भावना एक फूल सी प्यारी बच्ची को जन्म देती है और अनिरुद्ध खूब सारे पैसे कमाकर अपनी बेटी और बीवी को संभालता और वो तीनों एक समृद्ध और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। आरोही एक बहुत ही मेहनती और गरीब चूड़ी वाली थी। वो रात भर लालटेन की रोशनी के साए में चूड़ियां बनाती और अगली सुबह उन्हें बाजार में बेचने जाती। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियाँ। अरे वाह, ये चूड़ियां तो बहुत ही सुंदर है। मेरे हाथों में तो और भी खिल उठेंगी। अच्छा सुनो, ये वाला सेट 1 दर्जन दे दो। जी ठीक है, अभी दे देती हूँ। मुझे भी ये लाल और हरी चूड़ियां का सेट दे दो। मानना पड़ेगा जी, इतनी खूबसूरत डिजाइन वाली चूड़ियां तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती, लेकिन तुम बहुत अच्छी चूड़ियां बनाती हो। हर सुहागन का आशीर्वाद लगेगा तुम्हें, उसकी कलाई जो भरती हो तुम। धन्यवाद मैडम जी। आरोही खून पसीना एक करके कठोर परिश्रम करती। वो अपने पिता जनार्दन के साथ रहा करती। जनार्दन अपाहिज था। उसे एक आदमी ने अपनी कार से ठोकर मार दी थी, जिस कारण उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया। जनार्दन की नौकरी छूट जाने के बाद आरोही ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बचपन में अपनी स्वर्गवासी माँ से सीखी हुई चूड़ी बनाने की कला का इस्तेमाल करके चूड़ियां बनाकर बेचने लगी। आरोही बिटिया, मुझे कभी कभी अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे कारण तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अब तुम इतना कष्ट भरा जीवन व्यतीत कर रही हो। जिस उम्र में तुम्हें हंसना खेलना चाहिए, उस उम्र में तुम रात रात भर जागकर अपनी आंखें फोड़कर काम कर रही हो। पापा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? पापा, आपको इस सब के लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस जीवन को जीते हुए बहुत खुश हूँ और आपके साथ जो हुआ वो तो एक हादसा था। आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया है ना, इसीलिए आइंदा से ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाइएगा। पढ़ाई लिखाई से बढ़कर मेरे लिए आप हो, आपकी सेहत है, आपका आशीर्वाद है पापा। आरोही मेरी बच्ची।
आरोही रोज सुबह मंदिर में भगवान जी के दर्शन करके बाजार की सड़क पर बैठकर चूड़ियां बेचती। एक दिन अचानक से मंदिर में वो एक लड़के से टकराती है और उन दोनों के गले में वरमाला गिर जाती है। आई एम रियली सॉरी, वो जल्दबाजी में। कोई बात नहीं। उस लड़के का नाम माहिर होता है। माहिर को आरोही से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और वो उसे प्यार भरी निगाहों से देखते ही रह जाता है। ओह, माई सेल्फ माहिर, माहिर रायचंद। और आप? मेरा नाम आरोही है। आरोही जी, मानना पड़ेगा, बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। आरोही अपने गले में फंसी हुई उस वरमाला को निकालकर वहां से चली जाती है। माहिर एक अमीर आदमी था जो गांव में अपनी हवेली में रहता था। आरोही से मिलने के बाद अब माहिर की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही खो चुका था। माहिर अगली सुबह मंदिर के बाहर आरोही की राह देखता है। सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन अब तक आरोही जी मंदिर में नहीं आई। क्या हुआ बेटा? कब से देख रहा हूं, तुम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो क्या? हाँ पंडित जी, वो कल जिस लड़की के और मेरे गले में वो ऊपर टंगी वरमाला गिरी थी, वो लड़की, दरअसल मुझे उनसे कुछ महत्वपूर्ण काम था। अच्छा, वो चूड़ी वाली, वो तो आज सुबह जल्द ही आकर चली गई। वो बाजार में चूड़ियां बेचती है ना। चूड़ी वाली? अच्छा अच्छा, ठीक है। माहिर फौरन बाजार जाता है। तभी वो वहां पर देखता है कि कुछ आदमी आरोही को सता रहे हैं। अरे चल निकल यहाँ से, तू यहाँ पर चूड़ियां नहीं बेच सकती, ये हमारा इलाका है। अरे निकलती है या तुझे सबक सिखाऊं? हमें बहुत ही रोमांटिक तरीके से सबक सिखाने आते हैं। जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे सता रहे हो? अरे अभी तो सताना शुरू भी नहीं किया है। वो दोनों आदमी आरोही को छेड़ने लगते हैं। तभी माहिर उन दोनों को खूब पीटता है। ये ले, छेड़ेगा लड़की को? अबे बेशर्मो, लड़कियों की इज्जत करना सीखो। मत मारो, लग रही है। माहिर उन दोनों को उठाकर मिर्ची पाउडर की लारी पर पटक देता है और मिर्ची उनकी आंखों पर लगने से दोनों दर्द से कराहने लगते हैं। माहिर तुरंत पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस वहां आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। थैंक यू माहिर जी। थैंक यू मत कहिए आरोही जी। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे रे, उन दरिंदों की मार कुटाई में आपकी आधी चूड़ियां टूटकर बिखर गईं। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको ये लॉस हुआ। मैं इसका कॉम्पनसेशन करता हूँ। ये लीजिए, ये आपके नुकसान की भरती। माहिर जी, आप मुझे ये पैसे मत दीजिए। आपने मेरी जान बचाई है, उसका मोल इन पैसों से कई गुना ज्यादा है, इसीलिए। इतना कहकर आरोही अपना सामान समेट कर वहां से चली जाती है। माहिर और आरोही अब रोजाना एक दूसरे को मिलने लगते हैं। आरोही जी अपने आत्मसम्मान की खातिर मुझसे पैसे नहीं लेंगी, लेकिन अगर मैं उनकी चूड़ियां खरीदूं तो वो जरूर लेंगी। और इसलिए माहिर हफ्ते में 3 से 4 बार आरोही से ढेर सारी चूड़ियां खरीदता, जिनका भाव बहुत अधिक होता है। माहिर अब ऐसे हो या वैसे किसी न किसी तरह से आरोही की मदद करने लगता है और फिर एक दिन आखिरकार वो अपने दिल की बात आरोही से जाहिर कर ही देता है। आरोही जी, आई लव यू। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी और मेरी धर्मपत्नी बनना चाहोगी? हाँ माहिर जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू माहिर जी। इस तरह दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन जब आरोही जनार्दन को माहिर की तस्वीर दिखाती है, तब जनार्दन गुस्से से बौखलाने लगता है। दूर रखो इस तस्वीर को, दूर रखो। लेकिन पापा, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? माहिर जी एक बहुत अच्छे और भले इंसान हैं। नहीं बेटा, तुम भ्रम में जी रही हो। ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो यही था जिसने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी बाजार में, और मुझे बीच रास्ते में घायल करके फिर आया भी नहीं देखने। तेरा बाप आज अपाहिज है तो वो इस लड़के की वजह से। क्या?
ये सच सुनकर आरोही चौंक जाती है। वो अब धर्म संकट में फंस जाती है, लेकिन जब वो ये बात माहिर को बताती है तब आरोही, वो लड़का जिसके कारण जनार्दन अंकल का एक्सीडेंट हुआ, वो मैं नहीं, वो मेरा जुड़वा भाई था। ये रही हमारी तस्वीर। क्या? लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें उससे मिलवा भी सकता हूं। उसने मुझे भी प्रॉपर्टी के लिए जान से मारने की कोशिश की थी, जिसकी सजा वो अब जेल की सलाखों के पीछे कैद रहकर काट रहा है। माहिर आरोही और जनार्दन को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसका जुड़वा भाई को दिखाता है और इस तरह जनार्दन की तसल्ली हो जाती है और सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। गरीब चूड़ी वाली आरोही की शादी एक अमीर लड़के माहिर से हो जाती है। आरोही जी, आपके इन हाथों ने बहुत कष्ट किए हैं ना। कांच की चूड़ियां बना बनाकर बहुत सख्त हो गए हैं, लेकिन अब नहीं। माहिर आरोही के हाथों में सोने के कंगन पहनाता है और ये देख आरोही की आंखें भर आती हैं। अब ये आरोही सिर्फ हाथ से रहेगी, मालिकों की तरह। थैंक यू माहिर जी, मेरी जिंदगी में आकर मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए। माहिर आरोही और उसके पिता जनार्दन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता और वो लोग खुशी से एक सुंदर और सुखमय जीवन बिताते हैं। सविता के 2 बेटे होते हैं जिनके नाम निहार और सागर होते हैं। निहार की शादी अंजलि से हुई होती है और सागर की शादी प्रीतिका से। सविता अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करती, जिससे उसके पति यानी सागर और निहार के पिता जगजीवन को बहुत गुस्सा आता। ये लो सागर बेटा, निहार बेटा, ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं। अब से मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी और दोनों बहुओं के नाम हो चुकी है। मुबारक हो। थैंक यू सो मच माँ, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। हाँ माँ, आपको हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। चलो प्रीतिका, इसी खुशी में आज खीर बनाते हैं। हाँ अंजलि। अरे क्या बात है, दोनों बहुएं एक कप चाय बनाने के लिए इतने नखरे करती हैं। आज प्रॉपर्टी का हिस्सा क्या मिल गया, अचानक से सास पर इतना प्यार आ गया। जगजीवन जी, रहने दीजिए ना, खुशियों की महफिल में कड़वाहट क्यों। बाद में जगजीवन सविता को अकेले में कहता है, सविता, तुम जो अपने दोनों सपूतों को इतने लाड़ प्यार से दौलत शोहरत दे रही हो ना, देखना ये लोग मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये लोग तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। मेरी इस बात को गांठ बांध लो। कैसी बातें कर रहे हो जी आप? वो दोनों हमारे बेटे हैं। हमारी जायदाद पर उनका हक नहीं होगा तो और किसका होगा? और वैसे भी अब हमारे जीने की उम्र निकल गई और उनकी तो अभी शुरुआत हुई है। ये सारे बुरे ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। और खबरदार, जो आइंदा से ये कहा कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। लेकिन नियति वही खेल खेलती है जिसका जगजीवन को डर था। एक सुबह जगजीवन नींद से उठता ही नहीं है और जब तक डॉक्टर आते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जगजीवन इस दुनिया से जा चुका था। नहीं जगजीवन जी, आप मुझे और अपने बेटे बहुओं को इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। उठिए ना जगजीवन जी, आपकी सविता के वास्ते तो उठ जाइए जगजीवन जी। सविता अब विधवा हो चुकी थी और जगजीवन की मौत के अगले ही दिन सागर, प्रीतिका और अंजलि निहार सविता के सामान को घर से बाहर फेंक देते हैं और उसे घर से भी निकाल देते हैं। सही कहा था जगजीवन जी ने, तुम चारों सिर्फ पैसों के लालची हो। तुम्हें मेरी कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हें अपनी माँ की याद आएगी, क्योंकि जो अपनी माँ का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। माँ, आप ना अपनी फालतू की बकवास अपने पास ही रखो। हम अब आपको संभालते बैठे या खुद को? हमें हमारे भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। आपकी तो उम्र निकल गई। और तो और, सागर और मेरा सपना था कि हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस खोलें और उसके लिए ढेरों पैसे लगेंगे। लेकिन हम इन्हें क्यों ये सारी सफाई दे रहे हैं? आप यहाँ से निकल जाइए। हाँ, हमने आपका कोई ठेका वेका नहीं ले रखा है। अंजलि और प्रीतिका सविता को धक्का मारते हैं और सविता घर के गेट पर जाकर गिरती है। मोहल्ले वाले ये सब होते हुए देख रहे थे। सविता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी
और वो रोते रोते इधर उधर भटकने लगती है। उस रात वो पार्क में रहती है और वहां की बेंच पर सोती है। लेकिन इतना बड़ा धक्का लगने के बाद उसे नींद नहीं आती, वो रोती ही रहती है। काश मैं जगजीवन जी की बात मान लेती। आज मैं बर्बाद हो गई। जिन बेटों और बहुओं को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, आज उन्होंने ही मेरे प्यार का मजाक बनाकर मुझे जीवन का सबसे बड़ा धोखा दे दिया। सविता रोते रोते सो जाती है और अगली सुबह जब वो उठती है तभी अपने सामान को गायब देखती है। वो अपने सामान को हर जगह ढूंढती है लेकिन उसे उसका सामान कहीं नहीं मिलता। लगता है चोरों ने रात में मेरे सामान को चुरा लिया। उसमें जो पैसे थे वो भी चले गए। अब बिना पैसे के मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? कहाँ रहूंगी? सविता का हाल बहुत बुरा हो जाता है। वो सड़कों पर ही रहने लगती है और 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके पेट में अन्न का एक निवाला तक नहीं गया था। वो बीमार हो जाती है और एक दिन सड़क पर बेहोश हो जाती है। कमलनाथ नामक एक आदमी जब अपनी कार में सवार होकर उस सड़क से गुजर रहा होता है, तभी वो सविता को सड़क पर लम्बलेट पड़ी हुई देखता है और घबराकर तुरंत कार के बाहर निकलता है और वो सविता को अपने घर ले जाता है। सविता को जब होश आता है तब वो अपने आप को एक सुंदर से बड़े कमरे में पाती है। कमलनाथ और उसकी बीवी लतिका वहां मौजूद होते हैं। कमलनाथ सविता को सब कुछ बताता है कि कैसे वो सविता को बचाकर लाया है, और तभी सविता लतिका और कमलनाथ को अपनी कहानी भी बताती है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, आप हमारे साथ रह सकते हो। हाँ सविता काकी, आप हमारी माँ की तरह ही हो। आप यहाँ रह सकती हो, ये आप ही का घर है। कमलनाथ बेटा, लतिका बेटिया, तुम दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत है, लेकिन मैं अब तुम दोनों को और परेशानी नहीं देना चाहती। इसीलिए तुम बस मेरी एक आखिरी मदद कर दो कमलनाथ बेटा। बताइए ना काकी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मुझे कुछ काम दिलाओ, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। मैं अपने बलबूते पर ही जीना चाहती हूँ। सविता की ये बात सुनकर कमलनाथ और लतिका की आंखें भर आती हैं। सविता काकी, गांव में हमारी एक खेती है जहां पर हम सब्जियां उगाया करते थे, लेकिन अब वहां बहुत ही कम सब्जियां उगाते हैं। वहां पर एक घर भी है, आप उस घर में रहकर खेती में सब्जी उगाकर काम कर सकती हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम दोनों का लाख लाख धन्यवाद बेटा। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे और तुम्हें भरपूर धन संपत्ति दे। लेकिन काकी, आप हमसे वादा कीजिए कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो आप हमसे जरूर कहिएगा और मदद के लिए हिचकिचाइएगा नहीं। ठीक है बाबा, नहीं हिचकिचाऊंगी। खुश। सविता अब उस खेती में तरह तरह की सब्जियां उगाती है और उस घर में रहने लगती है। वो उस खेती में उगाई हुई सब्जियों को बाजार में जाकर बेचने लगती है। सविता अपनी लारी पर बोर्ड लगाती है, सविता सब्जी वाली। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी हरी भरी सब्जियां, स्वस्थ और मस्त सब्जी ले लो, सब्जी। मुझे 2 किलो टमाटर और ये बैंगन दे दो, और मुझे ये शुष्क मेवे और मूली दे दो, और 1 किलो भिंडी भी। सच में सुगंध से ही प्रतीत हो रहा है कि कितनी ताजी सब्जियां हैं। जी धन्यवाद, ये लीजिए आपकी सब्जियां। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यहाँ से सब्जियां खरीदने के लिए। सविता की सब्जियां पूरे गांव में मशहूर हो जाती हैं और वो बड़े बड़े मार्केट में भी सब्जियां सप्लाई करने लगती है, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे कमाने लगती है और एक बड़े से घर में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ निहार और सागर दोनों ने शुरू किया हुआ बिजनेस ठप हो जाता है और वो और उनकी बीवियां रास्ते पर आ जाती हैं। ये खबर सविता तक पहुंचती है और उसकी जान ऊपर से नीचे होने लगती है। वो करती भी क्या, आखिर वो एक माँ थी और माँ की ममता कभी नहीं मरती। वो उन्हें किसी और के जरिए पैसे भेजती है और सड़क पर रह रहे निहार और सागर को एक आदमी आकर पैसे दे जाता है। वो दोनों उस आदमी के पीछे जाते हैं, लेकिन तब तक वो निकल जाता है। फिर सागर, इन पैसों की खुशबू तो इलायची की है। माँ जी भी पैसों की अलमारी में इलायची रखती थी। लगता है ये पैसे माँ ने ही भेजे हैं, हमें उनसे जाकर माफी मांगनी चाहिए।
निहार, अंजलि और प्रीतिका सागर सविता के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। सविता उन्हें पूरे मन से माफ तो नहीं करती, लेकिन वो उन्हें अपना लेती है। कुछ दिनों बाद दोनों को अच्छी पोस्ट वाली नौकरी मिल जाती है और वो दोनों ईमानदारी से रहने लगते हैं और अपनी माँ का पूरा सम्मान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।